नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में आपके मुंह से सही बात निकल आती है। जो आप जिस बात की ओर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं उस बात की ओर ध्यान खींच लेते हैं। ऐसा ही एक मौका अभी आया है। आपको मालूम है कि देश में इस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। दोनों तरफ से नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और उसके अलावा इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, उसने बनाया है बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। दोनों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने और उसके गठबंधन के साथियों ने एक बात कही कि हमको मालूम है कि हमारे पास संख्या नहीं है। हमारे लिए संख्या की लड़ाई नहीं है, ये हमारे लिए विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सवाल ये है कि कौन सी विचारधारा की लड़ाई किस विचारधारा से है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, वैसे तो मैं जो है न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीश रहते हुए दिए गए उनके फैसलों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना का पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन गुण दोष के आधार पर दिया गया फैसला सही हो या गलत हो, मतलब हमें सही लगे या गलत लगे, वो एक पक्ष है। लेकिन जब फैसला विचारधारा के आधार पर दिया जाता है और वो प्रवृत्ति आपकी दिखाई देती है, खास तौर से मैं विचारधारा में भी कह रहा हूँ, कोई किसी विचारधारा का समर्थक विरोधी हो सकता है, किसी विचारधारा के प्रति सहानुभूति हो सकती है, किसी विचारधारा से नाराज़गी हो सकती है, विरोध हो सकता है। लेकिन अगर जो विचारधारा देश के विरोध में हो, देश की एकता और अखंडता के विरोध में हो, देश की सार्वभौमिकता को चुनौती देने वाली हो, उस विचारधारा का अगर आप समर्थन करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए और खुलकर होना चाहिए। उसमें इस बात का संकोच नहीं करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे या किस पद पर रहे। बी सुदर्शन रेड्डी का अगर आप कार्यकाल देखें, वो कार्यकाल को छोड़ दें, वो अभी रिटायर होने के बाद जो बोल रहे हैं और जज रहते हुए जो फैसले दिए, खास तौर से दो फैसलों का ज़रूर जिक्र करना चाहिए। एक, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या, माओवाद की समस्या। माओवादी उनका घोषित सिद्धांत था, कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि वो हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और यही उनका लक्ष्य है। वो देश के विरोध में थे, वो देश की एकता अखंडता के विरोध में थे, वो देश की सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे थे, वो नेशन स्टेट को चुनौती दे रहे थे, राष्ट्र राज्य को चुनौती दे रहे थे। ऐसे लोगों के प्रति अगर आपकी सहानुभूति है तो आप देश के हितैषी नहीं हो सकते। और ऐसी विचारधारा का समर्थन अगर आप जो है अपने निर्धारित दायरे से बाहर जाकर करते हैं तो सवाल और बड़ा हो जाता है, जो बी सुदर्शन रेड्डी ने किया। सर्वा जुडुम का एक कार्यक्रम शुरू किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने और उसका उद्देश्य था नक्सलियों का मुकाबला करना। नक्सली गांव में आते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, गांव के लोगों को ज़बरदस्ती जो है माओवादी बनाते थे, हथियार थमाते थे। उसके विरोध में उसका मुकाबला करने के लिए गांव वालों को जो इच्छुक हों उनको सशस्त्र करने के, उनको हथियार दिए गए कि जब नक्सली हमला करें तो वो उनका मुकाबला कर सकें, चुपचाप जो है जान देने के लिए तैयार न रहे, जिसका नाम रखा गया सल्वा जुडुम। और इस सल्वा जुडुम के कार्यक्रम को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि ये पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश या जो है हिंसा को बढ़ाने की, हिंसा को रोकने की कोशिश को हिंसा बढ़ाने की कोशिश के रूप में पेश किया गया। और सल्वा जुडुम के कार्यक्रम को संविधान विरुद्ध बताकर जिस बेंच ने उसको रद्द कर दिया, उस कार्यक्रम पर रोक लगा दी, उसमें बी सुदर्शन रेड्डी भी थे। उसके अलावा 1984 में आपको मालूम है भोपाल में गैस त्रासदी हुई। जो त्रासदी हुई थी उसमें हज़ारों लोग मारे गए, वो तो एक बात है। आज तक इस बात को 4 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी त्रासदी आज तक लोग झेल रहे हैं।
उस मामले को फिर से शुरू करने की याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने मना कर दिया। बी सुदर्शन रेड्डी ने, वो भी उस बेंच में थे। उस जाहिर है कि वो बेंच में अकेले नहीं थे, लेकिन उनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि वो विपक्ष ने उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। उसके अलावा अभी रिटायरमेंट के बाद 24 लोगों ने एक पत्र लिखा रक्षा मंत्रालय को कि भारत सरकार इजराइल को हथियार न दे। मामला क्या था? हमास को। हमास जो आतंकवादी संगठन है, उसको बचाने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, अब आप समझिए कि न्यायपालिका में किस तरह के लोगों का प्रवेश हो गया, जो मानवाधिकार के नाम, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले, हनन करने वालों के साथ खड़े। और बहुत से मामले हैं, कोई एक मामला नहीं है उनका, और उनकी प्रवृत्ति सामने आ गई रिटायरमेंट के बाद जब वो खुलकर बोलने लगे। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी के मामले में केवल कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल दोषी नहीं है, इस पाप में भागीदार भारतीय जनता पार्टी भी है। उनकी पृष्ठभूमि जानते हुए भी भाजपा की गोवा सरकार, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे, उसने उनको लोकायुक्त नियुक्त किया। जिस व्यक्ति का न्याय में विश्वास नहीं, जिस व्यक्ति का अन्याय करने वालों में विश्वास है, उसको लोकायुक्त बनाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। तो बीजेपी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सामने कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं, जो इसी इकोसिस्टम जो कांग्रेस का है, लेफ्ट पार्टियों का है, उसकी सोच से जो इत्तेफाक रखते हैं, जो इसकी सोच से जिनकी सोच मिलती है। तो इसलिए कांग्रेस ने उस समय आलोचना की थी, उनको यस मैन कहा था बी सुदर्शन रेड्डी को, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि उनका बैकग्राउंड जानते हुए आपने उनको इस पद पर नियुक्त क्यों किया, इसका भी जवाब बीजेपी को देना चाहिए। लेकिन फिर लौटकर आते हैं सुदर्शन रेड्डी पर। सुदर्शन रेड्डी जो विचारधारा की लड़ाई की बात कांग्रेस और उसके साथी दल कर रहे हैं, वो प्रतीक हैं भारत विरोधी विचारधारा का, वो प्रतीक हैं भारत की सार्वभौमिकता का विरोध करने वालों का, वो प्रतीक है आतंकवाद को संरक्षण देने वालों का, वो प्रतीक हैं माओवाद को संरक्षण देने वालों का, वो प्रतीक हैं अर्बन नक्सल को संरक्षण देने वालों का। इसलिए सुदर्शन रेड्डी का विरोध होना चाहिए। उसको आप मुलम्मा चढ़ाते रहिए कि वो तेलुगु हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, दक्षिण उत्तर की लड़ाई, और पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भगवान नहीं होता है। और रिटायरमेंट के बाद जब उसका असली रूप सामने आता है, और रिटायरमेंट से पहले भी, उसके फैसलों से उसकी प्रकृति का पता चलता है, और सबसे बड़ी बात उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है। प्रकृति को कुछ लोग छिपा कर रखते हैं, लेकिन प्रवृत्ति छुपती नहीं है। वो फैसलों के दौरान की गई टिप्पणी में, सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी में उनसे झलकती है, पता चलता है कि आपकी दरअसल सोच क्या है। तो सवाल यह है कि चाहे वो न्यायपालिका हो, नौकरशाही हो या फिर संसद हो, उसमें ऐसे लोगों को क्यों होना चाहिए जो भारत की एकता अखंडता के विरोधी हो। इस पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, तो आस्तीन के सांपों को पहचानना और उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए अगर कानून में प्रावधान है तो उसका इस्तेमाल हो, नहीं है तो कानून बनाया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विष कभी अमृत नहीं बन सकता, क्योंकि विष अपना गुण कभी नहीं बदलता, अपना स्वभाव नहीं बदलता। तो ऐसे लोग वही विष है जो कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अमृत नहीं बन सकते हैं। तो जो भारत देश के लिए विष है, वो सबके लिए विष होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, जब तक ये सोच समाज में नहीं आएगी कि जो भारत का नहीं है वो हमारा नहीं है,
जो इस देश की संस्कृति सभ्यता के साथ नहीं है वो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता और हमको उसके साथ कभी नहीं होना चाहिए। ये समाज के स्तर पर जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक ऐसे लोग एक्सपोज नहीं होंगे। एक्सपोज होंगे तो अगर ये सोच समाज के स्तर पर आती तो कांग्रेस और उसके साथी दल बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की हिम्मत भी नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर और उनके साथी दलों ने ये बता दिया कि वो भारत विरोधी विचारधारा के साथ है। जो भारत के हितों के विरोध में है वो उनके साथ खड़े हैं। तो ये जो बार बार आरोप लगता है अलग अलग आंदोलनों के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए, चाहे वो तथाकथित किसान आंदोलन हो, सीएए के विरोध में आंदोलन हो, या फिर अलग अलग समय पर उठाए गए मुद्दे हों, चाहे राफेल की बात हो, पेगासस की बात हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात हो, ये सारे मुद्दे भारत की प्रगति को रोकने, भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में कम करने और भारत को कमज़ोर करने के लिए थे। और इन सब का जो समर्थन करते हैं वो उनको उसी खांचे में रखा जाना चाहिए। हालांकि मेरा मानना ये है कि जो जिस तरह से है उसको उसी तरह से स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। किसी को किसी खांचे में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि वो भारत के हित के साथ नहीं है। जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि भारत के विरोध में काम कर सकते हों, बोल सकते हों, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वरना बी सुदर्शन रेड्डी को कभी कांग्रेस पार्टी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाती। ये बनाकर उसने बड़े स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि ये विचारधारा की लड़ाई है राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध की। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि जो राष्ट्रवादी हैं उनके खिलाफ है कांग्रेस, जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके साथ है कांग्रेस। छोटी छोटी घटनाओं से उदाहरण मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहा और दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं राहुल गांधी जिन्होंने तुरंत समर्थन किया, पल भर भी नहीं लगाया, कहा बिल्कुल सही है। तो अपने देश की इकॉनमी के बारे में ऐसा बोलने वाला दुनिया के और किसी देश में है क्या? ये बोलने वाले को क्या भारत का समर्थक, भारत का हितैषी माना जा सकता है? वो अर्थव्यवस्था जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसको इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने अभी अपग्रेड किया है, उसकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। दुनिया की जीडीपी में जिस अर्थव्यवस्था का, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा योगदान है, उस अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहना, जो दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये दो ही तरह के लोग कर सकते हैं। या तो आप मूर्ख हैं, मतलब फाइनेंशियली इलिटरेट है, या आप देश विरोधी हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी, उसके साथी दल तय करें कि वो क्या है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप के उस कथन का समर्थन करता है कि भारत एक डेड इकॉनमी है, वो जाहिर है कि भारत का हितैषी नहीं हो सकता है। उसके मन में भारत के प्रति विष भरा हुआ है और विष कभी अमृत नहीं बन सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, देखते रहिए। ऐसे लोगों को की पहचान ज़रूरी है और पहचानने के बाद समय आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णय लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कोई सड़क पर नहीं उतरना है, कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन आपकी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी जानकारी सही होनी चाहिए, समझ सही होनी चाहिए। सही और गलत का चुनाव करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। गलत का साथ देकर आप अपने लिए ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समस्या पैदा करते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जो भारत का विरोधी है वो हमारा हितैषी कैसे हो सकता है। तो ऐसे में इस तरह के लोगों की पहचान और उनके खिलाफ समय आने पर निर्णय, ये दो हमारे आपके आम लोगों के हाथ में है कि ऐसे लोगों की पहचान करते रहें, ऐसे लोगों पर नज़र रखें और समय आने पर इनके खिलाफ जो भी जनतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णय लिया जाता है वो निर्णय लें।
बदलाव इसी से होगा। हम आप माओवादी नहीं हैं जो कहें बंदूक की नली से सत्ता निकलती है। हम मानते हैं कि बुलेट से नहीं, बैलेट से सत्ता निकलती है, और अब तो ईवीएम है। एक बटन दबाने से हम देश और समाज में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ये मौका हमको मिलता रहता है समय समय पर। उस अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल देश और समाज के हित में हो सकता है, और उसका दुरुपयोग देश और समाज के अहित के लिए होगा। फैसला आपके हाथ में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।